आज हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2 कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार को पढ़ेंगे और इसको विस्तार से जानेंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। देखिए, पहला पाठ में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा शासन होता है। तो इसमें सभी लोग अपना प्रतिनिधित्व खुद करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी को नेता चुनते हैं, वोट दे के जिताते हैं और फिर अपनी मांगों या को उसके द्वारा पूरा करवाते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग अपना नेता खुद होते हैं। देखिए आगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरदायी राजनीतिक दल तथा बहुमत इसके प्रमुख आधार हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब बता चुके हैं आप लोग को पहले भी कि सभी को वोट देने का अधिकार, जो 18 साल से ऊपर होते हैं। वयस्क मतलब निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि जो एरिया होता है वोट, जैसे लोकसभा विधानसभा का जो क्षेत्र होता है, या फिर हम लोग का स्थानीय चुनाव का जो क्षेत्र है, एरिया है वो। ठीक है, और आगे, जहां एक और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा वर्ग भेद, लिंग भेद को खत्म कर राजनीतिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उत्तरदायी राजनीतिक दलों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और न्याय संगत प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। निष्पक्ष निर्वाचन के बाद गठित सरकार से अपेक्षा रहती है कि वह जनहित के कार्यों में विशेष रुचि लेगी। इस अध्याय में हम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन, राजनीतिक दल तथा सरकार की चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? देखिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र के पक्षधर मानते हैं कि मत देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक मतलब अनिवार्य रूप से। ठीक है, भारत का संविधान प्रत्येक ऐसे वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार देता है जो भारत का नागरिक है, मतलब वो भारत में जन्म लिया है, तथा किसी कानून के अंतर्गत मताधिकार के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है। मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा अब यह आयु 18 वर्ष कर दी गई है। देखिए ऊपर में दिया भी है, 61वां संशोधन 1988 ईस्वी में हुआ था। संविधान संशोधन यानी कि संविधान जो हम लोग का कानून या नियम जो कह सकते हैं, उसमें सुधार होता रहता है बीच बीच में अपना सुविधा के हिसाब से। तो ये 18 साल जो आज हम लोग वोट देने का उम्र है, पहले 21 साल रखा गया था। आगे, इसका तात्पर्य
यह है कि 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय नागरिक नस्ल, जाति, वर्ग, रंग, धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकारी है। इस तरह लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन के लिए होने वाले चुनाव में वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। देखिए, प्रतिनिधि मतलब नेता लोगों का चुनाव हम लोग 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो करते हैं। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। ठीक है, जो डालने वाले लोग होते हैं उनका एक सूची होता है मतदाता प्रत्येक गांव का, और या हाँ प्रत्येक गांव का, जिसमें उसका नाम दर्ज होता है। लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय स्तर के चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का संशोधन होता है। संशोधन यानी कि उसमें सुधार होता है, जिसमें नए नाम शामिल होते हैं और कुछ नाम हटाए जाते हैं। ठीक है, कुछ नया जोड़ा जाता है और कुछ हटाया जाता है, इसको फिर आगे हम बताएंगे। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है, जो उस मतदान केंद्र के क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, जो हम लोग का मतदान केंद्र होता है, जैसे प्राय हम लोग का स्कूल को केंद्र बनाया जाता है, और वहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं उसमें सिर्फ एक गांव नहीं, कई गांव भी हो सकते हैं। ठीक है, एक उसका एरिया निर्धारित होता है, तो उन सभी का नाम मतदाता सूची में रहता है। देखिए, यहाँ कुछ सवाल है। मतदाता सूची में किनके नाम शामिल किए जाते हैं? दूसरा बिंदु है, मतदाता सूची से किनके नाम हटाए जाते हैं? तीसरा बिंदु, मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन क्यों आवश्यक है? देखिए, पहला जो है, मतदाता सूची में किनके नाम शामिल किए जाते हैं? जो अभी अभी 18 साल का हुआ है। ठीक है, 18 साल से पहले तो वो वोट दे नहीं सकता है, 18 साल हो गया तो अब वोट देगा, इसलिए अब उसका नाम वहां पर जोड़ दिया जाता है। और देखिए, दूसरा बिंदु में मतदाता सूची से किनके नाम हटाए जाते हैं? देखिए, जो आदमी मर गया उसका नाम वहां से हटा दिया जाएगा, या वो दूसरे जगह में जाके दूसरा जगह का नागरिकता को ले लिया है। ठीक है, यानी कि दूसरे जगह वोट डाल रहा है, तो वहां पर उसका नाम हटा दिया जाएगा। तीसरा बिंदु है, मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन क्यों आवश्यक है? अगर संशोधन नहीं करते हैं तो जो मर गया है या फिर दूसरे जगह चला गया है उनका भी नाम रहेगा, और इसमें हम लोग या फिर जो नया 18 साल का उसको नहीं जोड़ेंगे, तो ये सही आंकड़ा हम लोग को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मतदान की तिथि को मतदाता निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करता है। पहले मतदान मतपत्र पेटिका के माध्यम से होता था। देखिए, यहाँ पर कुछ ये टीना का बॉक्स दिखा रहा है, तो ये टीना का बॉक्स में एक पर्ची कागज को, जिसमें उम्मीदवार का नाम और उसका चिन्ह रहता था, वो मोहर मार के उसमें डाल दिया जाता था। ये अभी भी
हम लोग का जो पंचायत चुनाव होता है उसमें इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, मतपत्र पेटिका का, ठीक है। और लोकसभा विधानसभा में आगे देखिए इस तरह का ये ईवीएम मशीन है, इस तरह का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। लेकिन अब इसके लिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए ये पहले था, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ चुका है। हालांकि एक साथ कई पदों के लिए होने वाले किसी चुनाव में मतपत्र पेटिका का प्रयोग अभी भी जारी है, ठीक है। जो बोले पंचायत चुनाव में अभी भी इसका इस्तेमाल होता है। मतदान की सारी प्रक्रिया गुप्त तरीके से होती है। मतलब जहां पर वोट डालते हैं हम लोग, चाहे पर्ची से हो या फिर इस मशीन से हो, तो देखिए ये इस मशीन में यहाँ पर कुछ ब्लू कलर का बटन जैसा दिख रहा है, नीचे व्हाइट है। तो व्हाइट कलर में कोई उम्मीदवार नहीं है, ब्लू में उम्मीदवार है। और ये ब्लू बटन को वो दबाता है और ये मशीन जो है वो जो वोट कराने के लिए आते हैं, इधर लाल बत्ती दिख रहा है, ये उनके पास रहता है कंट्रोल मशीन। इधर इसमें हम लोग वोट देने वाला दबा देते हैं, लेकिन बाहर से कोई देख नहीं पाता क्योंकि वो घेरा किया हुआ रहता है, वहां पर अंदर कोई झांक नहीं सकता है। यानी कि हमारा जो मत जो है, वोट है, वो पूरी तरह से गुप्त तरीके से होता है। आगे देखिए, निर्वाचन। वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। नेता का चुनाव होता है। लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय स्तर के लिए सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। देखिए लोकसभा में क्या होता है, ये सांसद का चुनाव होता है और सांसद सीधे केंद्र में चले जाते हैं। विधानसभा चुनाव जो होता है ये विधायक के लिए होता है, और विधायक से हम लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं। जिसका ज़्यादा विधायक होगा, अ, जिसको बहुमत प्राप्त होगा, उसका मुख्यमंत्री बनेंगे। और लोकसभा चुनाव से क्या होता है कि जिसका ज़्यादा संसद होगा उनका प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसको बहुमत मिलता है उनका प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। और ये प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। आगे देखते हैं, लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए कभी कभी 5 वर्ष के पूर्व भी चुनाव होते हैं। चुनाव करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्थानीय स्तर के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। देखिए मतलब इसमें जो चुनाव करवाने वाले लोगों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग, और उस पे जितना भी खर्च आता है ये मशीन वगैरह सब में, इसके व्यवस्था के लिए जितने लोगों को लगाया जाता है उसका अतिरिक्त वेतन दिया जाता है उनको। और सारा खर्चा ये निर्वाचन आयोग की तरफ से होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। आगे देखते हैं, यह भी जानें
सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल, ठीक है, केरल राज्य में नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया। 1999 की आम चुनाव एवं राज्य चुनाव में कुछ भागों में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 से पूरे भारत में आम चुनाव या राज्य विधानसभा का चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। इस मशीन से वोट कराने एवं चुनाव का परिणाम की घोषणा करने में समय की बचत होती है। इसी प्रकार ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल होने लगा है। वीवीपैट अर्थात वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। यह व्यवस्था इसलिए है कि किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके। वीवीपैट में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है। सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से इसे पूरे भारत के मतदान केंद्रों पर उपयोग किया गया। देखिए, पहले 2 ही मशीन होता था इस तरह का। एक ये कंट्रोल मशीन है, रेड कलर का जो बत्ती जल रहा है, और इधर जो है जिसमें वोट डालते हैं। तो यहाँ पे कितना वोट डाला गया किस प्रत्याशी को, ये कंट्रोल मशीन में सब का संख्या और उसका नाम आ जाता है। लेकिन कहीं कुछ गलत तो नहीं जा रहा है या कुछ किसी को डाउट रहता है तो उसके लिए अलग से और वीवीपैट एक मशीन बनाया गया है। अच्छा, वीवीपैट एक तरह का आप समझ सकते हैं उसको, वो प्रिंटर मशीन, ठीक है, जिसमें वो पर्ची छपता है और हम लोग उसमें देख सकते हैं 7 सेकंड के लिए कि सही में हम जिसको वोट दिए थे उसका छाप और नाम है कि नहीं। ठीक है, उसका चुनाव चिन्ह जो होता है वो भी दिखेगा, साथ में नाम भी दिखेगा, और वो अंदर ही रह जाता है और उसका गिनती वो लोग बाद में मिलाने के लिए करते हैं। देखिए, आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण और सीमांकन किया जाता है। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के लिए सीटों का निर्धारण तथा सीमांकन करती है।
आगे दूसरा नंबर है मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती है। यह कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर 18 साल से उम्र का आदमी को वोट देने का अधिकार है। वो किसी भी जाति धर्म या छोटा बड़ा अमीर गरीब से उसका कोई मतलब नहीं होता है। 18 साल का है तो वो वोट दे सकता है। अच्छा, बगल में है, यह भी जाने, देख लेते हैं इसको भी। BLO अर्थात बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय स्तर पर काम करता है। मतदाता सूची को तैयार करने, मतदाता सूची का पुनरीक्षण एवं मतदाताओं को जागरूक करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य BLO के सहयोग से ही चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। देखिए, BLO किसी को भी बना दिया जाता है। ये टीचर लोग या और भी कुछ दूसरे लोग होते हैं जो ये मतदाता सूची को तैयार करने का काम करता है, उसको सुधार करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। अगला तीसरा नंबर है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल हो सकते हैं। देखिए, ये क्या है कि राष्ट्रीय जो पूरे देश में जिसका पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी या फिर भाजपा, ठीक है, BJP, ये राष्ट्रीय स्तर का है। और राज्य स्तरीय दल में आपका आसू हो गया, JMM हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस तरह के दल हो सकते हैं। या फिर कुछ निर्दलीय जो अपने से कुछ बिना दल के भी खड़े हो जाते हैं। चौथा है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। जो पहले से जिसका चुनाव चिन्ह है वो तो है ही, और जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं जिसका कोई दल नहीं है उनको भी चिन्ह दिया जाता है। पांचवा, मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण कि कब कब वोट होगा। देखिए, नामांकन की तिथि भरे गए आवेदनों की संवीक्षा, स्क्रूटनी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब उसमें सुधार होता है। नाम वापसी की तिथि, मतदान की तिथि का निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है 6 नंबर चुनाव आचार संहिता। देखते हैं, चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। निर्वाचन आयोग
आचार संहिता तैयार करता है और चुनाव से पहले इसे लागू करता है। देखिए, ये आचार संहिता क्या है? इसमें चुनाव होने का कुछ समय पहले, यानी कि महीना भर या 2 महीना इस तरह का कुछ समय होता है, और ये आचार संहिता लागू हो जाता है। उसके बाद जो भी नेता होते हैं पुराने, मतलब जिनका कार्यकाल चल रहा होता है, उनका जो पावर है वो खत्म हो जाता है, और वो लोग उस तरह के खुल के प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा कुछ नियम कानून होता है। आगे, राजनीतिक दल। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातंत्र की बुनियाद है। बुनियाद कहने का मतलब उसका नींव, जड़ वही है। दलीय व्यवस्था के अभाव में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। मतलब लोगों का समूह होना जरूरी है, सबका सहमति होना चाहिए, तभी जाके लोकतंत्र जीवित रह सकता है, नहीं तो ऐसे कोई नेता नहीं बन सकता है। और नहीं तो फिर क्या होगा? राजतंत्र या फिर तानाशाही हो सकता है। अच्छा, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। चुनाव में राजनीतिक दल अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा कर जनता को यह मौका देते हैं कि वे अपना योग्य प्रतिनिधि चुन सके। राजनीतिक दलों का महत्व इस बात में भी निहित है कि इससे जनमत के निर्णय में सहायता मिलती है। जनमत यानी कि सभी लोगों का विचार, ठीक है। कथन, राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों का जोरदार प्रचार करते हैं। ठीक है, अपनी नीतियों का जोरदार प्रचार, यानी कि वो लोग बहुत बहुत सारा वादा करता है कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह का अपना नीति वो लोग बताता है। आगे, चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर ये सरकार का निर्माण करते हैं। मतलब बहुमत प्राप्त कहने का मतलब क्या है? देखिए, जितने लोकसभा या विधानसभा के उम्मीदवार होते हैं, उसका आधा से थोड़ा अधिक एक पार्टी का होना जरूरी है। अगर यदि वो उसको पूरा नहीं कर पाया तो फिर दूसरे पार्टी को अपने साथ वो मिला लेता है और अपना संख्या को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसको मिली जुली सरकार भी बोलते हैं या गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए आगे दिया है, यदि बहुमत प्राप्त ना हो तो प्रतिपक्ष के प्रतिपक्ष के रूप में भी इनकी बड़ी भूमिका होती है। मतलब अगर यदि उसको बहुमत, यानी कि वो मंत्री नहीं बन पाए, तो अगर यदि दूसरे स्थान पर रहे हैं तो उनका विपक्ष में उनका भूमिका रहेगा। यानी कि जो भी मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद दूसरा पार्टी जो दूसरे नंबर पर रहा, वो हमेशा उनका विपक्ष में रहेगा। यानी कि जो वो काम कर रहे हैं, अगर कहीं भी कुछ गलत लगेगा तो तुरंत वो लोग उस पर आवाज उठाएगा। विपक्ष का काम होता है।
ये जनता की आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं, इसका मतलब वही है। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुई। स्वाधीनता आंदोलन में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, देखिए ये पहला पार्टी था और इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान था। कांग्रेस पार्टी में हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ये सब भी थे। गरम दल नरम दल बोल के दो उनका ही हो गया था, बंटवारा हो गया था। आगे देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, नया पार्टी मुस्लिम लीग 1906 में बना। भारतीय साम्यवादी दल 1924 में अस्तित्व में आया, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ। भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। कुछ दलों को राष्ट्रीय दल तथा कुछ अन्य को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। देखिए राष्ट्रीय यानी कि जो पूरे देश में होता है, और राज्य स्तरीय यानी कि राज्य के अंदर ही होगा या एक दो राज्य में होता है। अच्छा आगे देखिए, राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्न शर्तों में से किसी एक को पूरा करना जरूरी होता है। देखिए इसका जो नियम है राष्ट्रीय दल होने के लिए वो दिया है। उसके द्वारा लोकसभा के कुल सीटों की 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो। ठीक है, अगला देखिए क्या नियम है। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में उसे 6% वोट मिलने चाहिए तथा साथ ही लोकसभा की 4 सीटें भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले, ठीक है, तो उसे राष्ट्रीय दल होने का दर्जा मिल सकता है। देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की सूची यहाँ 6 पार्टी का दिया है। देखिए पहला है भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी हम लोग बोलते हैं, है ना। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, CPIM। चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, ठीक है इसको। पांचवा है बहुजन समाज पार्टी, इसको BSP भी कहते हैं। छठा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये हो गया NCP शॉर्टकट में। अब देखिए सभी का यहाँ पर हम लोग का उनका जो चुनाव चिन्ह है वो दिया गया है। देखिए बीजेपी का कमल छाप, INC माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ छाप, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का ये हाथी छाप, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये धान फसल के साथ ये काटने वाला जो हंसुआ होता है वो है। फिर बहुजन समाज पार्टी का ये चिन्ह, देखिए इसमें भी काटने और ठोकने का दिखाया है। और छठा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ये इंडिया का झंडा में घड़ी को लगा दिया है। देखिए
तो ये थे चुनाव चिन्ह। अब आगे देखते हैं। इसी तरह राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। इस समय विभिन्न राज्यों में कुल 48 पार्टियों के राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल निम्न है। पहला है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आसू बोलते हैं, ठीक है, AJSU। दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको शॉर्ट में हम लोग JMM बोलते हैं। तीसरा है झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, इस शॉर्टकट में है JVMP। इसका फुल फॉर्म भी है, इंग्लिश में वही होगा। चौथा राष्ट्रीय जनता दल RJD। अगला टॉपिक है, देखिए, सरकार। यह सोचने के लिए भी बोल रहा है। देखिए, सोचिए, आप किस लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं। लोकसभा तथा विधानसभा में आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमारे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में हमारा कौन नेता है, उसको आप जानिए, ठीक है। आगे देखते हैं पैराग्राफ में। लोकतंत्र में सरकार की अहम भूमिका होती है। एक उत्तरदायी सरकार का होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। सरकार संविधान के दायरे में रहकर जन कल्याण के लिए नियम व कानून बनाती है। सरकार में आम जनता का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। वास्तव में सरकार एवं जनता के बीच कड़ी का काम जनप्रतिनिधियों का होता है। देखिए, जो हमारे सरकार होते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो हमारे जो लोकल नेता हैं, हम जिन्हें जिताते हैं, वही हमारा प्रतिनिधि होते हैं। माने हमारे बातों को रखने वाले या मांगों को पूरा करने वाले। हम उन्हीं के द्वारा अपना मांग को सरकार से पूरा करवाते हैं और वही हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। भारत में सरकार के गठन में बहुमत के सिद्धांत को अपनाया गया है। देखिए, पहले भी बता चुके हैं, सरकार जिसकी भी बनती है तो उसका बहुमत होना ज़रूरी है। यानी कि जितने भी नेता हैं उन सब में एक पक्ष में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। भले वो खुद से अपना आधा से अधिक हो या फिर मिलजुल के, यानी कि गठबंधन सरकार करके भी वो कर सकता है। लोकसभा के चुनाव आम चुनाव के पश्चात सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने का मौका मिलता है। देखिए, जो बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, जिनके पार्टी से ज़्यादा नेता जीतते हैं, उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है। यदि किसी दल को अकेले सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो एक से अधिक दल गठबंधन करते हैं, ठीक है, यानी कि आपस में मिल जाते हैं। इस तरह किसी दल या दलों के समूह का नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसी तरह राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल एक या एक से अधिक दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। केंद्र में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है, वही स्थिति राज्यों में मुख्यमंत्री की होती है।
ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री कोई भी फैसला अकेले नहीं लेते हैं। इसके लिए मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की उपस्थिति अनिवार्य होती है। मंत्रिपरिषद में कई प्रकार के मंत्री होते हैं। भारत में 3 प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का दर्जा कैबिनेट स्तर का होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब है जिनको मंत्री प्रभार दिया जाता है, जैसे शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग, इस तरह के सबका अलग अलग विभाग दिया जाता है, मंत्री को बनाया जाता है। तो ये लोग मंत्रिमंडल में बैठक करते हैं साथ में। सरकार के महत्वपूर्ण फैसले मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण फैसला होगा वो लोग सब आपस में मिलके जो सही होता है उसको वो लोग करने की कोशिश करते हैं। आगे, जिस दल को संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है वे विपक्ष में रहते हैं। मतलब जिनको कम वोट मिला है, जो दूसरे नंबर पर रह गया, उन लोग या फिर दूसरे तीसरे नंबर पर रहने वाले वो लोग सभी विपक्ष में रहते हैं। विपक्ष का काम सरकार को रचनात्मक सहयोग करना तथा सरकार को निरंकुश होने से बचाना है। देखिए, विपक्ष में जो सरकार रहते हैं, माने जो नेता रहते हैं, जो लोग जिस पार्टी के रहते हैं, वो लोग सरकार को हमेशा सहयोग करते हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए। जहाँ वो लोग कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो लोग आवाज़ उठाते हैं और सरकार को निरंकुश, यानी कि वो अपने मनमानी करने नहीं देते हैं। उनको जनता की भलाई के लिए काम करने को उन्हें हमेशा प्रेरित करते हैं। इसी तरह विपक्षी दल भी जनता के मुद्दों को उठाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि निरंतर जन कल्याण के कार्य में जुटे रहते हैं। जब एक से अधिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं तो यह गठबंधन सरकार कहलाती है। ठीक है, देखिए, जहाँ एक से अधिक मिल गए, पहले भी बता चुके, तो वो गठबंधन सरकार कहलाएगी। केंद्र तथा राज्यों में कई बार गठबंधन सरकार का गठन हो चुका है। देखिए, यहाँ एक गतिविधि है, पता लगाइए कि इस समय केंद्र तथा झारखंड में किस पार्टी की सरकार है। ये आप लोग को जानने का काम है, आप लोग ये पता करेंगे केंद्र में अभी कौन है। अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और झारखंड में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। देखिए, आगे ये भी जानें, चुनावी साक्षरता। चुनाव आयोग लोगों में चुनाव प्रणाली के प्रति जागरूक करने के लिए चुनावी पाठशालाएं आयोजित करती है। इसका उद्देश्य बच्चे व युवा मतदाताओं को मत का महत्व समझाना, वोटिंग के लिए लोगों को उत्साहित करना
मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण और ईवीएम व वीवीपैट के बारे में लोगों को जागरूक करना आदि है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ये था चुनावी जागरूकता। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद अगला वीडियो आएगा जिसमें हम आप लोग को इसका सभी प्रश्नों का हल आंसर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। सभी को टेक केयर।